एक परिवार होता है, बहुत अच्छा परिवार होता है, फलता फूलता परिवार होता है। परिवार में केवल 4 ही लोग हुआ करते हैं। बहुत अच्छा घर चलता है। धीरे धीरे समय ऐसा होता है कि पिता का देहांत हो जाता है। घर में माँ रह जाती है, उसकी पत्नी रह जाती है। और जो पत्नी हुआ करती है, वो पति होता है वो फौज में नौकरी किया करता है। और जो पत्नी होती है वो घर में रहा करती है। घर में रहती है पत्नी। धीरे धीरे समय बदलता चला जा रहा है। माँ भी वृद्ध हो जाती है। और जो पत्नी घर में उस लड़के की रहती है, वो पत्नी घर में किसी दूसरे मौत करवा देती है। और वो पत्नी देवर के साथ में फरार हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश यादव। बने रहिए हमारी कहानी के अंत तक। और ये कहानी आगे चल के बहुत इंटरेस्ट होगी, बहुत अच्छी लगेगी। मैं ये कहानी जो सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये कहानी है इटावा के क्षेत्र की। यह जो कहानी है कन्नौज क्षेत्र के पास में बेवर पड़ता है। और ये बेवर की कहानी है। बेवर में एक गांव होता है जिसका नाम रूपपुर होता है। उस रूपपुर में एक बहुत अच्छा किसान का परिवार होता है। वो परिवार बहुत खुशहाल होता है। घर में माँ होती है, पिता होते हैं और एक लड़का होता है। लड़का अकेला है। घर में जो पिता के भाई होते हैं वो 4 भाई हुआ करते हैं। चारों भाई की संतान है। किसी से 2 लड़के हैं, किसी से 4 लड़के हैं, किसी से 1 लड़का है। जो सुरेश चंद्र होते हैं, उनकी पत्नी का नाम होता है ज्ञानवती और बेटे का नाम होता है राहुल। जो बेवर के पास में रूपपुर है, उसी गांव में रहते हैं। लड़का राहुल पैदा होता है तो पिता बहुत खुशियां मनाते हैं। बहुत खुशी मनाने के बाद धीरे धीरे पढ़ाने के लिए बैठा देते हैं। पढ़ लिख के बेटा जब बड़ा हो जाता है तो वो फौज में भर्तियां देखने लगता है, नौकरी की चाहत में। उसकी लगन थी कि मैं नौकरी करूंगा। और आकर के सन 2011 में वो फौज में भर्ती हो जाता है। फौज में जब भर्ती हो जाता है तो पिता सुरेश चंद्र बहुत खुश होते हैं, माँ ज्ञानवती भी बहुत खुश होती हैं कि मेरा बेटा जो राहुल है फौज में लग गया, क्योंकि अकेला था। भगवान ने मेरी कैसी टेर सुनी। लड़का ट्रेनिंग पर जाता है, ट्रेनिंग में पास हो जाता है, धीरे धीरे नौकरी करने लगता है। अब तो उसके शादी के रिश्ते आने लगे। पिता से कोई कहता है 20 लाख ले लो तो कोई कहता है 30 लाख ले लो। अनेकों अनेक लोग रिश्ता तय करने के लिए उसके घर पे जमावड़ा लगाने। जब रिश्ता तय करने के लिए पिता के पास सुरेश चंद्र के पास में आते हैं तो सुरेश चंद्र मना कर देते हैं। कहते हैं अभी मेरा बेटा मना कर रहा है, मैं शादी नहीं करूँगा। एक उसी बेवर के पास में जो रूपपुर होता है, उसी गांव के एक सरपंच हुआ करते हैं, प्रधान। वो प्रधान सुरेश चंद्र के पास में आते हैं। कहते हैं भैया तुमने हमारी हमेशा बात मानी है, आज एक बात और मेरी। तो सुरेश चंद्र कहते हैं भैया कौन सी बात है जो आज हम तुम्हारी माने, क्या कहना चाहते हो? आपकी बात जरूर मानेंगे, डालेंगे नहीं। तो वो सरपंच होते हैं, कहते हैं ऐसा करो मैं अपने पुत्र की शादी कर लो। पहले तो मना करते हैं सुरेश चंद्र, लेकिन बातों में फंस जाते हैं। कहते हैं भैया अगर आप रिश्ता लाए हो तो आप बताओ कैसा रिश्ता है। तो प्रधान जी कहते हैं रिश्ता बढ़िया है, तुम्हें खूब दहेज मिलेगा, धन मिलेगा और लड़की भी बहुत सुशील सज्जन है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परिवार है उसका भी। तो सुरेश चंद्र कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं शादी कर लूँगा। उधर समय के अनुसार लगन पक्की जो भी होता है वो हुआ और शादी की तिथि पक्की हो जाती है। उस बेटे की शादी भी हो जाती है जो राहुल होता है। शादी जब हो जाती है वो नव दुल्हन बन करके राधिका उसके घर में आती है तो खुशी से रहने लगती है।
समय यूं ही गुजरता चला जाता है। पति से बड़ा प्यार है, बड़ा लगाव है, लेकिन पति को इतना टाइम नहीं मिलता है उसके साथ में बिताने के लिए, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, फौज में नौकरी करता है और फौज के जवान को इतना समय कहाँ है जो घर पर रुक पाए। 4-6 दिन, महीना 2 महीना रुक करके घर पे जाता है। 6 साल के लिए चला जाता है, कभी 2 साल के लिए चला जाता है, कभी 1 साल के लिए चला जाता है। इसी तरह से अपनी पत्नी को टाइम देने लगा। पत्नी बहुत पति से प्यार करती है, लेकिन समय के अनुसार जब पति उधर नौकरी करने के लिए चला जाता है दोबारा, तो पत्नी अकेली घर में रह जाती है। इसी के चलते हुए जो ससुर उसके होते हैं सुरेश चंद्र, उन्हें अटैक पड़ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। यह बात जब वो लड़का राहुल सुनता है, उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है कि पिता दुनिया में नहीं रहे। और वहाँ पर सोच करके घर की तरफ आता है छुट्टी लेकर के। घर में पिता को देखता है तो रो रो कर उस बेटा का बुरा हाल हो जाता है। माँ रो रो कर अंधी हो जाती है, क्योंकि माँ की ममता ही कुछ और होती है। माँ अपने पति को देख करके, अपने बेटा को देख करके सोचती है मेरे सर से साया छूट गया है, क्योंकि पति हमारे दुनिया में नहीं रहे हैं, अब हम किसके साथ रहेंगे। तो रोते रोते वो माँ अंधी हो जाती है, जो ज्ञानवती होती है। समय के चलते उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। बेटा जो होता है नौकरी के लिए दोबारा चला जाता है। पत्नी राधिका अकेली घर में रह जाती है। माँ घर में अंधी है, वो कुछ देख नहीं पाती है, जहाँ बैठ जाती है वहीं बैठी रहती है। अब उसी के पास में जो सुरेश चंद्र के भाई थे रमेश, उनका भी घर बराबर में था। उनके 4 बेटा होते हैं, उसमें से एक बेटे का नाम होता है ललित। वो उसी राधिका के पास में आने जाने लगता है, बातें करना लगता है। कहीं ये बात है भाभी, कहीं वो बात भाभी, भाभी भाभी करके खूब बोलता चलता है। भाभी भी बहुत खुश रहती हैं उस ललित से, क्योंकि पति बहुत दिन में आता है लौट करके। 2 महीना हो जाती है, 4 महीना हो जाते, कभी कभी साल भी लग जाते हैं। तो जो ललित होता है वो घर में आने जाने का उसका सिलसिला ज़्यादा बढ़ जाता है। माँ जो होती है वो अंधी होती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। धीरे धीरे प्यार उस ललित में और जो राधिका होती है, देवर भाभी का रिश्ता वो शर्मसार ही कर देते हैं। इतना प्यार बढ़ जाता है कि एक दूसरे के बिना जीना नामुमकिन समझते हैं, जी नहीं पाएंगे। दोनों एक दूसरे से शर्तें कर लेते हैं। इधर पति अकेला उधर परदेश में फौज की नौकरी कर रहा है, माँ अंधी है। जब पति एक दिन घर पर आता है, जैसे गेट पर आता है कुंडी को बजाता है, कुंडी नहीं खुलता है कोई अंदर से, तो फोन लगाता है, फोन भी कोई नहीं उठाता है। कुछ समय व्यतीत हो जाता है, बाहर अंदर से पत्नी आती है, जब गेट खोलती है तो वो राहुल होता है अपनी पत्नी राधिका से कहता है, राधिका क्या तुम सो गई थी? तो पत्नी कहने लगी, नींद आ जाती है, गर्मियों का समय है और नींद तो आ ही जाती है, मैंने सुन नहीं पाया था। अंदर ले जाती है, बड़ा प्यार देती है पति को, बैठा लेती है, भोजन कराती है। कुछ समय बाद बेड के नीचे से खटपट आती है, तो राहुल कहता है, राधिका इस बेड के नीचे खटपट की आवाज़ कैसी आ रही? कुछ नहीं, चूहा वगैरह होंगे। राधिका कहती है, कुछ नहीं है इसके अंदर, चूहा होंगे, वो ही खटपट लगाते। शांत हो जाता है, दोबारा फिर आवाज़ें आती हैं। तो राहुल कहता है, राधिका जो चूहा एक ही जगह लगा हुआ है, अभी निकल नहीं रहा, क्या बात है, क्या खा रहा है, इसके नीचे क्या रख दिया तुमने? कुछ नहीं रखा है। जब राहुल को विश्वास नहीं होता है तो उसके झांक के जब बेड के नीचे देखता है, बेडरूम के नीचे जब देखता है, क्या देखता है कि उसका जो चचेरा भाई होता है ललित, उसको देखता है तो एक बात कहता है, ललित तुम इसमें क्यों छुप गए? तो राधिका कहने लगी, कोई बात नहीं, इनके घर पे कोई बात हो गई है, इसलिए ये डर की वजह से यहाँ छिप गए थे, मैंने छिपा लिया था, इसलिए मैं गेट नहीं। पति को शक हो जाता है कि हमारी पत्नी गलत रास्ता पे भटक गई। पति को बहुत समझाती है वो पत्नी, लेकिन उसके दिमाग में कोई बात नहीं आती है। पति टेंशन में रहने लगा, जो राहुल होता है। अब
पति पत्नी से और ज़्यादा प्यार करता है और उसके दिल में क्या है उसकी भांपने के लिए और ज़्यादा प्यार करने लगता है। इधर जो ललित होता है उधर चला जाता है, पति घर पे रहने लगा है, 4-6 दिन व्यतीत हो जाते, उसकी छुट्टियां पूरी होने वाली। तो पति राधिका को समझाता है, माँ घर में अन्नी है और आराम से घर में रहना, अच्छी तरह से रहना, और मैं घर पे कैमरा फिटिंग करवाने के बाद ही जाऊँगा। कारीगर को बुलाता है, कैमरा को फिटिंग करवा देता है और एक कैमरा अपने मोबाइल में कनेक्ट करा लेता है। मोबाइल में जब कनेक्ट करा लेता है उधर फौज के लिए चला जाता है, छुट्टी उसकी पूरी हो चुकी है। अब बहुत नामुमकिन है मिलना ललित से, क्योंकि कैमरा घर में लगे हुए हैं। अगर किसी तरह से मिलना चाहती है, कैमरा की जो लीड हुआ करती है उसकी वो बंद करने की सोचती है, तो उधर राहुल का जो फ़ोन होता है वो बता देता है कैमरा बंद है, तो राहुल तुरंत फ़ोन करता है, राधिका कैमरा बंद क्यों कर दिए? राधिका कहती कुछ नहीं, लाइट नहीं थी इसलिए इन्वर्टर डाउन हो चुका है, इसलिए वो कैमरा बंद हो गए। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। एक दिन उस पत्नी ने ललित से कहा, बाहर जाके घर से एक बात कही, हमारे दोनों के बीच में अब मिलना नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पति जो है राहुल घर पे कैमरा फिटिंग करवा के गए। अगर घर में अंदर मिलूंगी तो वो सब देखेंगे उस अपने फ़ोन पर, क्या करें? तो राधिका कहती है, ऐसा करो, नहीं रहे बांस और न बजे बांसुरी, राहुल को ही ख़त्म कर दो। तो ललित कहता है, समय वो घर पे कब आ रही है? राधिका कहती है, मैं फ़ोन से पूछ करके बताऊंगी वो घर पे कब आए। राधिका फ़ोन लगाती है अपने पति राहुल के लिए, कहती है, काश आप, बहुत समय हो गया, आप आओगे नहीं क्या? आपकी मुझे बहुत याद आ रही है। लेकिन वो राहुल कुछ समझ नहीं पाया, क्या हमारे साथ में चक्रव्यूह रच रहा है। यह सुनकर राहुल कहता है, कोई बात नहीं, कुछ दिन और ठहरो और मैं तुम्हारे पास में बहुत जल्दी आऊँगा। वो तारीख रख देता है और कहता है, मैं इस तारीख को यहाँ पर आ जाऊँगा। उसी तारीख पर राधिका रहती है, ललित को सारी बात समझा देती है। ललित उधर इंतजार में रहता है और जिस तारीख को वो उसी जगह पर पहुँचता है, वो राधिका कहती है पहुँच जाओ, साथ में गुन्नों को लेके जाता है। पति की राधिका गुन्नों के साथ में मिल करके, उस ललित से साथ में मिल करके उसकी हत्या करा देती है और वहाँ से वो फरार हो जाती है। किसी को कोई बात नहीं पता, उसकी ढूंढ छानबीन होती है, क्योंकि कोई करने वाला तो था ही नहीं। फौज में जब छानबीन होती है, कहीं उसका पता नहीं होता है, तो पुलिस के जवान, फौज के जवान सब ढूंढने लगते हैं, कहीं पता नहीं पाया जाता है। तब उसकी 10 दिन बाद उसकी लाश कुछ झाड़ियों में पड़ी मिलती है और जब लाश को उठाया जाता है, माँ के माँ जो थी अंधी हो चुकी थी, रो रो कर, घर में कोई था नहीं, रिश्तेदार होते हैं, वो उस राहुल की लाश का अंतिम संस्कार करते हैं, उस सबका अंतिम संस्कार करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब घर में कोई नहीं है, केवल अकेली राधिका है और उसका जो प्रेमी है ललित, चैन की जिंदगी जीने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। जो माँ होती है अंधी हुआ करती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। बहू से कहती है, बेटी राधिका, क्या मेरा बेटा अभी घर पे आया नहीं? तो वो राधिका कहती है, माँ, तुम्हारा बेटा आज ही तुम्हारे घर पे तुम्हारे सामने दिखाई देंगे। तो वो माँ बहुत खुश हो जाती है। शाम को जो होता है उसका प्रेमी ललित उसके पास में पहुंचता है और राधिका कहती है, माँ से मिल लो। सारी तरह से पूरी प्रक्रिया बता देती है। जब हाथ माँ के हाथ में देता है तो माँ उस हाथ को छटक के दूर फेंक देती है, कहती है, मेरा बेटा है ही नहीं है, मुझे आवाज़ नहीं दे रहा है, बोल नहीं रहा है, ये मेरा बेटा कैसा है? शांत हो जाती है। इसी गम में वो माँ रो रो के खत्म हो जाती है। रिश्तेदार जब सुनते हैं तो उसका भी अंतिम संस्कार कर देते हैं। घर में कोई नहीं होता है, केवल अकेली वही राधिका रह जाती है और उसका जो प्रेमी होता है ललित, जो रिश्ता में देवर भी लगता था। सब कुछ होने के बाद राधिका चैन से रहने लगती है। उसी घर में सारा जो कुछ होता है, उसका जो पैसा होता है, उस पर वो ललित ऐश मौज उड़ाता है। तो दोस्तों, ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ
कभी भी अपनी पत्नी को सैर में ले जाएं तो तभी ले जाएं, घर में अगर 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, अगर घर में माँ ठीक है, पिता ठीक है, तो पत्नी को सैर में ले जाना चाहिए। अगर घर में कोई दूसरा भाई नहीं है, माँ भी ठीक नहीं है, पिता की हालत गंभीर है, कुछ करने लायक नहीं है, अगर स्वयं बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में पत्नी को घर से बाहर न ले जाएं। यदि आप घर पे रहते हैं तो पत्नी को सैर में रखना ठीक होता है। अगर आप घर पे नहीं हैं तो पत्नी को सैर में ले जाना, कमरे पे ले जाना, घर में ले जाना ठीक नहीं होता है। जिस तरह से ये मैंने कहानी सुनाई है, उसी तरह से कोई भी पत्नी ऐसी नहीं होती है, क्योंकि कहते हैं महिला के दिमाग में पता नहीं क्या बात घूम जाए, कहाँ से क्या पहुँचा सकती है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो अगर घर में भाई 2 नहीं है, माँ नहीं है ठीक ठाक, पिता ठीक ठाक नहीं है, कोई बहन भी नहीं है, तो ऐसे में अपनी पत्नी को घर से बाहर ना निकालें, ये मेरा अनुरोध है। क्योंकि आज का जो युग चल रहा है, इसको देख कर के पत्नियां पति को छोड़ छोड़ के जा रही हैं। मैंने ये वीडियो जो बनाई है इसलिए बनाई है कि समाज को जागरूक करने के लिए, जो ये चल रहा है इसे रोकने के लिए। इसे सुनकर आपको कुछ ना कुछ ज्ञात जरूर होगा, कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखें। तब जय